नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम प्रिया है और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय से मैंने हिंदी विषय से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है, जिसमें अपने सत्र में मैं विश्वविद्यालय की टॉपर रही हूँ और इसी क्रम में मैंने यूजीसी नेट भी क्लियर किया है, जिसमें 98.70 परसेंटाइल मैंने स्कोर किया था। इस वीडियो में मैं सरस्वती गोविंद पांडे पुस्तक से कुछ टॉपिक कवर करूंगी और यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो इस पुस्तक से अवश्य परिचित होंगे कि टीचिंग लाइन से जुड़े जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए यह किताब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी किताब को मैं कोशिश करूंगी कि लाइन बाय लाइन कवर करूं सुटेबल एग्जाम्पल के साथ और आवश्यकता अनुसार जहां तक मेरे से हो पाएगा ट्रिक भी शेयर करती चलूंगी, जिससे आपको चीजें लंबे देर तक याद रखने में सहायता मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है सरस्वती पांडे पुस्तक का पहला नंबर पेज, जहाँ पे भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा के परिभाषा निम्न ढंग से जो प्रस्तुत की है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये भाषा शब्द संस्कृत भास धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है भास व्यक्तयाम वाची अर्थात व्यक्तवाणी। भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की जो परिभाषा दी है उसके बारे में हम यहाँ नीचे पढ़ेंगे। पहले है पतंजलि। उन्होंने कहा कि व्यक्तवाची वर्णा येसा तयमे व्यक्तवाचा, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। तो ये पतंजलि द्वारा दिया गया परिभाषा है और इसे मैंने वर्ण शब्द से याद किया था। जब एग्जाम में मैंने देखा वाची वर्णा तो मैंने तुरंत जाके पतंजलि में क्लिक किया, क्योंकि मैंने ये चीजों को रिलेट कर करके पढ़ा था। क्योंकि हिंदी साहित्य में कोई एक टॉपिक नहीं है, एक परिभाषा नहीं है, एक रचना नहीं है, हजारों है। आप इतना सारा याद नहीं कर पाओगे। इसीलिए पढ़ने का स्मार्ट तरीका ये होता है कि आप चीजों को एक दूसरे से रिलेट करते चलो, तो चीजें आपको लंबे देर तक याद रहती है। इसीलिए मेरे से जहां तक हो पाएगा मैं जिस तरह से याद की थी उस तरह से आप लोगों को ट्रिक भी शेयर करते चलूंगी। दूसरा नंबर परिभाषा है कामता प्रसाद गुरु का, कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। यानी कि आप अपने विचार दूसरों पर भी प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचार आप समझ भी सकते हैं। ये कामता प्रसाद गुरु द्वारा दिया गया परिभाषा है। इसको मैंने साधन शब्द से रिलेट किया था। देख सकते हैं कि भाषा वह साधन है, और ये परिभाषा जो है वो नेट के एग्जाम में पूछा भी था। इसको मैंने साधन शब्द देखते ही कामता प्रसाद गुरु में जाके टिक किया था और ये सही भी हुआ था। तीसरा नंबर परिभाषा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का, कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। तो इसे मैंने डॉक्टर श्याम सुंदर दास को इच्छा और मति से रिलेट करके याद किया था कि श्याम क्या है, सुंदर है, तो उनकी इच्छा और मति का जो कद्र है वो हर कोई करता है। ऐसे करके रिलेट किया था और याद किया था। चौथे नंबर परिभाषा पे आते हैं, ये है डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री का। तो भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिसे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर यवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे मंगलदेव शास्त्री को मैंने चेष्टा या व्यापार से रिलेट करके याद किया था। इस तरह से आप चीजों को याद रख सकते हैं। पांचवा नंबर परिभाषा है बाबूराम सक्सेना द्वारा दिया गया, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। तो यहाँ पे बाबूराम सक्सेना से मैंने रिलेट किया था कि बाबूराम यानी कि राम का बाल स्वरूप। तो इनको समष्टि रूप से मैंने याद किया था कि
बाल राम जब बालक थे तो उनका रूप कितना निराला होगा, कितना मनोहर होगा, इस तरह से मैंने रिलेट करके याद किया था। छठे नंबर परिभाषा है पे आते हैं, सुकुमार सेन द्वारा दिया गया है, अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। तो इसको सुकुमार सेन से रिलेट करेंगे कि कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है, यानी कि सुकुमार से सुनने में ऐसा लग रहा है। इसको आप जोड़ सकते हैं कंठ से कि इनका जो कंठ है वो बहुत सुरीला है, यानी कि ये बहुत सुर में बोलते हैं, सुर में गाते हैं। इस तरह आप कंठोदगीर्ण से सुकुमार सेन को रिलेट कर सकते हैं। 7वां नंबर परिभाषा है, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। तो जैसा कि आपको पता है कि भाषा विज्ञान के ये बहुत बड़े विद्वान हैं, इनका पुस्तक भी है भाषा विज्ञान, और इन्होंने भाषा विज्ञान को सचमुच बहुत विश्लेषित किया है, उसका बहुत विश्लेषण किया है और गहन अध्ययन तो किया ही होगा। तो इसको आप विश्लेषण और अध्ययन से रिलेट करके भोलानाथ तिवारी को याद रख सकते हैं। आगे परिभाषा है आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा का कि भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। तो इसको तो ऐसे मैंने रूट से याद किया था, पर आप एक और ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। भावाभिव्यक्ति शब्द इसमें आया हुआ है। जैसे देवेंद्र नाथ शर्मा, नाम सुन के ये बहुत ही विद्वान टाइप के व्यक्ति प्रतीत होते हैं, देवेंद्र नाथ शर्मा, और ये भाषा विज्ञानी भी हैं। तो भाषा वैज्ञानिक भी हैं, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ऐसे बड़े बड़े लोगों की अभिव्यक्ति ऐसी होती है, व्यक्तित्व ऐसा होता है, मतलब व्यक्तित्व महान होता है। तो इस तरह करके भावाभिव्यक्ति से आप इसको देवेंद्र नाथ शर्मा को याद रख सकते हैं। 9th नंबर पे है डॉक्टर पांडुरंग दामोदर पुणे। तो ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। इसको मैंने हृदयगत भावों से याद रखा था कि आप लोगों को पता होगा कि महाभारत में पांडव जो है वो एक तरह से पॉजिटिव रोल में थे, वो सत्य का साथ दे रहे थे, तो उसको हृदयगत भावों, मतलब उनके अंदर जो भाव था वो बहुत था अपने रिलेटिव्स को लेकर कि वो मेरा अपना है, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ, ये वो। तो इससे आप इस तरह रिलेट करके याद रख सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि पाश्चात्य विद्वानों ने जो भी भाषा का परिभाषा दिया है, मैक्स मुलर द्वारा दिया गया परिभाषा है कि भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं, और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति के उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। तो इतना बड़ा याद रखना थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने इसे बस एक सेंटेंस में याद किया था कि मैक्स मुलर का कहना है कि भाषा मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में इनको भाषा को मानना उचित है, यानी कि भाषा को इन्होंने मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में बताया है। आगे जो परिभाषा है वो हेनरी स्वीट का है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। और आगे चल के आप देखेंगे कि भाषा की उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं, इसमें समन्वय सिद्धांत के ये प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। तो उसमें भी भाषा से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक है उसमें ये परिभाषा आपको आसानी से देखने को मिल जाता है, हेनरी स्वीट का। अब आगे क्रोचे का परिभाषा पढ़ेंगे। तो भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। तो क्रोचे से साउंड हो रहा है कौवा टाइप से, तो आप इसको कौवा से रिलेट कर सकते हैं कि कौवा बहुत स्पष्ट और सुसंगठित बोलता है और बोल बोल के, मतलब काव काव करके अपना अभिव्यंजना भी प्रस्तुत करता है। इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। आगे जो परिभाषा है वांद्रे द्वारा, वो भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राहा, श्रोतग्राहा एवं स्पर्शग्राहा। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोतग्राहा प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि ये श्रोतग्राहा प्रतीक को सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं वांद्रे।
और वांद्रे से ये इस परिभाषा को आप इस तरह याद रख सकते हैं कि वांद्रे जो है वो इंद्रिय इस टाइप से साउंड हो रहा है, तो इसको नेत्र ग्राह, श्रोत ग्राह, स्पर्श ग्राह, ये इससे इन शब्दों से रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं। आगे जो परिभाषा है वो तो स्पर्शन का है कि मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट कर सकता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। तो वो तो इस पर्सन को मैंने कार्यकलाप से रिलेट करके याद किया था। आगे जो परिभाषा है वो गार्डिनर का है। ये कहते हैं कि विचारों के अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। तो इसमें व्यक्त शब्द भी आया हुआ है, जिससे मैंने रिलेट किया था कि दो व्यक्ति हैं, वो गार्डन में घूम घूम के अपने विचारों के अभिव्यक्ति कर रहे हैं, यानी कि आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये गार्डन से इसको रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। आगे जो परिभाषा है वो ब्लॉक तथा ट्रेगर का है कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली शब्द का यूज है, यहाँ पे प्रणाली, इसमें ल आया हुआ है और ब्लॉक में भी ल आया हुआ है। तो आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे कि ब्लॉक तथा ट्रेगर यानी ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली, क्योंकि आगे का जो परिभाषा है श्रुतेवा द्वारा दिया गया है वो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही सेंटेंस का इस्तेमाल किया है, तो थोड़ा सा याद रखने में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो श्रुतेवा का परिभाषा देखते हैं कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग एवं विचार विनिमय करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्रुतेवा में भी त शब्द का यूज है और पद्धति में भी त का यूज है, वर्ण का यूज है। तो आप पद्धति से श्रुतेवा को याद रख सकते हैं कि ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली अर्थात श्रुतेवा। आगे देखेंगे भाषा की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं और उनके प्रवर्तक हैं। वो पहला नंबर सिद्धांत है दिव्योत्पत्ति सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में डिवाइन थ्योरी के रूप में जाना जाता है। इसके प्रवर्तक प्राचीन धर्म ग्रंथ को माना जाता है। दूसरा नंबर जो सिद्धांत है वो है संकेत सिद्धांत यानी कि एग्रीमेंट थ्योरी। इसके प्रवर्तक रूसो को माना जाता है। रणन यानी डिंग डोंग थ्योरी, इसके मूल प्रवर्तक के रूप में प्लेटो को जाना जाता है और प्रवर्तक के अन्य नाम भी आते हैं जैसे हेज एवं मैक्स मुलर। इंगित यानी जेस्चर थ्योरी, इनके प्रवर्तक डॉक्टर राय हैं। धातु यानी कि रूट थ्योरी, इसके प्रवर्तक हेज और मैक्स मुलर हैं। श्रम ध्वनि जिसे यो ही हो थ्योरी के रूप में जानते हैं इंग्लिश में, उसके प्रवर्तक नवारे हैं। संपर्क यानी कॉन्टेक्ट थ्योरी, उसके प्रवर्तक जी रेवेज हैं। और समन्वय, जो इन कुछ सिद्धांतों को लेकर समन्वय सिद्धांत बनाया गया था और विद्वानों ने इसको सर्वसहमति दी थी। तो इनके प्रवर्तक हेनरी स्विफ्ट हैं। आगे हम देखेंगे, ये बस आपके नॉलेज के लिए है कि सन 1866 ईस्वी में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति ला सोसाइटी द लिंग्विस्टिक ने अपने अधिनियम में निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण इन दो विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये एक समिति का नाम दिया हुआ है, उसने अपने अधिनियम में ये निर्देश दिया था कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण के बारे में, यानी कि इन दो विषयों पर आगे विचार नहीं किया जाएगा। और आगे हम भाषा की विशेषताएं देखेंगे, प्रवृत्तियां देखेंगे। पहला है भाषा सामाजिक संपत्ति है। दूसरा है भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक होता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। भाषा अर्जित संपत्ति है, ये वाक्य 2 बार यहाँ रिपीट हो गया है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। अनुकरण से तात्पर्य आप नकल से लगा सकते हैं, जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा जो है वो बड़ों का सुन के भाषा को कॉपी करता है और भाषा सीखता है, उसी तरह से आप इसको मान सकते हैं कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। 8वां नंबर विशेषता यहाँ दिया हुआ है कि भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुक्त होती है, यानी कि भाषा कहीं ना कहीं जटिलता से सरलता की ओर जाती है। और भाषा परंपरागत वस्तु है।
प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है, यानी प्रत्येक भाषा की जो रचना होती है, बनावट होती है, वो अलग अलग होती है। यहाँ भाषा के विकास से संबंधित यहाँ चरण देखेंगे कि 4 चरण जो है वो भाषा का यहाँ दिया हुआ है। आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। तो आंगिक हम समझ सकते हैं कि जब मतलब इशारा करके, यानी कि इसको जेस्चर भी बोल सकते हैं, किसी जेस्चर के माध्यम से जब हम अपने विचार प्रकट करते हैं, इसको आंगिक भाषा बोलते हैं। जब हमने बोलना सीखा, बोलकर अपने विचारों को प्रकट किया, तो ये वाचिक भाषा है। जब हमने लिखना सीखा तो उसे लिखित के कैटेगरी में रख सकते हैं। और यांत्रिक यानी कि जब कंप्यूटर वगैरह में प्रयोग होने लगा भाषा जिस रूप में, उसको यांत्रिक बोल सकते हैं। यहाँ भाषा के विविध रूप होते हैं। पहला है मानक या परिनिष्ठित भाषा, इसे अंग्रेजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। मानक या परिनिष्ठित से मतलब है कि जब भी भाषा बोली से ऊपर उठ जाता है, मतलब उसका स्वरूप जो है वो विस्तृत हो जाता है, या मतलब बोली से उठ जाता है। और जैसे कि हिंदी है तो इसको मानक या परिनिष्ठित भाषा बोल सकते हैं, क्योंकि हिंदी जो है वो मात्र एक बोली या प्रांतीय बोली के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि हिंदी जो है वो हमारे भारत देश का राजभाषा है। और राजभाषा के रूप में हिंदी जो है वो प्रतिष्ठित है भारत में। तो हिंदी को हम मानक या परिनिष्ठित भाषा यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली, यानी मानक भाषा के तुलना में ये बोली या प्रांतीय भाषा है, उपभाषा है, ये सब इनका जो क्षेत्र है वो थोड़ा कम विस्तृत होता है, और ये एक प्रांतीय बोली या भाषा के रूप में जाना जाता है। इसको इंग्लिश में डायलेक्ट कहते हैं। तीसरा नंबर पे अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा, यानी कि जिनका स्वरूप थोड़ा बिगड़ा हुआ है, अपभ्रष्ट है, भाषा है। आप इसको नाम से ही ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। इसको इंग्लिश में स्लैंग बोलते हैं। चौथे नंबर पर व्यक्ति बोली है, इसको आइडियोलेक्ट बोलते हैं। विशिष्ट भाषा, यानी कि विशिष्ट अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं का यूज हम ऐसा बोल सकते हैं। कोई बिजनेस में अलग भाषा, विशिष्ट भाषा यानी प्रोफेशनल लैंग्वेज। साहित्य के क्षेत्र में अलग भाषा का यूज होता है, भाषा के रूप में इसको भी जान सकते हैं। कूट भाषा है जिसे सीक्रेट लैंग्वेज बोलते हैं। कृत्रिम भाषा यानी आर्टिफिशियल लैंग्वेज। राष्ट्र भाषा यानी नेशनल लैंग्वेज। आगे हम देखेंगे विश्व की भाषाएं और उनका वर्गीकरण। कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई है, किंतु कुछ विद्वान अनुमानतः इसकी संख्या 3000 बताते हैं। और संसार की भाषाओं के 2 प्रकार के वर्गीकरण हैं। पहला है आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें मोटे तौर पर वाक्य रचना एवं पद रचना यानी रूप रचना को आधार मानकर वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि इसमें संरचना, बनावट पे ध्यान दिया जाता है आकृति मूलक वर्गीकरण करते समय। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किन्होंने प्रस्तुत किया था, तो ये है प्रोफेसर स्लेगल। इन्होंने ही विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। आगे हम देखेंगे यहाँ पे आकृति मूलक वर्गीकरण का वंश वृक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो भाषा का यहाँ पे 2 वर्गीकरण किया गया है, एक है अयोगात्मक और दूसरा है योगात्मक। तो अयोगात्मक जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि इसमें मूल शब्द में यानी प्रकृति में प्रत्यय या संबंध तत्व नहीं मिले होते हैं, ये स्वतंत्र होता है, ये स्थान प्रधान भाषा होता है। दूसरा अब योगात्मक देख सकते हैं, तो योगात्मक जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि इसमें प्रकृति में संबंध तत्व का योग हो जाता है, यानी प्रत्यय का योग हो जाता है, तो ये योगात्मक भाषा बन जाता है। और अयोगात्मक का हम कोई वर्गीकरण नहीं देखते हैं, इसका कोई वर्गीकरण नहीं है। योगात्मक भाषा का 3 वर्गीकरण है, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। तो अश्लिष्ट का अर्थ होता है, मतलब इसमें प्रकृति में प्रत्यय जो मिला होता है, मतलब प्रकृति और प्रत्यय का जो संबंध होता है उसको हम पहचान सकते हैं आसानी से,
देख सकते हैं कि कौन सा प्रकृति है और क्या प्रत्यय उसमें आकर लगा हुआ है। इसके अंदर भी 4 वर्गीकरण है। पहला है पूर्व योगात्मक, यानी कि प्रकृति के पहले जो प्रत्यय का योग रहता है उसको पूर्व योगात्मक बोलते हैं। मध्य योगात्मक मतलब मध्य में योग रहता है। अंत योगात्मक यानी कि अंत में योग रहता है। पूर्वांत योगात्मक यानी कि पूर्व और अंत दोनों में योग रहता है। पूर्व योगात्मक के उदाहरण के रूप में आप काफिर और जुलू को देख सकते हैं। मध्य योगात्मक में संथाली, अंत योगात्मक में कन्नड़ और पूर्वांत योगात्मक में मफोर भाषा। आगे है श्लिष्ट भाषा। तो श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ एक तरह से, यानी कि प्रकृति और प्रत्यय एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं कि दोनों को अलग अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है, यानी कि पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन सा प्रकृति है और कौन सा प्रत्यय है। इसका भी 2 वर्गीकरण है, एक अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी। और अंतर्मुखी के अंदर भी 2 वर्गीकरण है, पहला संयोगात्मक, दूसरा वियोगात्मक। बहिर्मुखी के अंतर्गत भी देख रहे हैं कि 2 यहाँ पे वर्गीकरण है, संयोगात्मक और दूसरा वियोगात्मक। उस तरफ प्रश्लिष्ट है, तो प्रश्लिष्ट जो है उसको समास प्रधान भाषा बोला जाता है। और इसके भी 2 वर्गीकरण है, पूर्ण प्रश्लिष्ट यानी कि यह पूर्ण समास प्रधान है, और आंशिक प्रश्लिष्ट यानी कि यह अंशतः समासिक प्रधान है। तो आगे देखेंगे कि आकृति मूलक भाषाओं की क्या विशेषताएं हैं। तो अयोगात्मक भाषा, जैसा कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि ये क्या है, स्थान प्रधान है, इसमें कोई प्रकृति और प्रत्यय का योग नहीं होता है, इसलिए इसको एकाक्षर और निरवयव भाषा भी स्थान प्रधान भाषा भी कहते हैं। और विशिष्टताएं देख रहे हैं कि इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता है, यह स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है। ये अपने आप में स्वतंत्र है, इसमें किसी अन्य प्रत्यय या संबंध तत्व का योग इसमें नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं चीनी, तिब्बती, बर्मी और सुदामी। इस तरह आगे योगात्मक भाषा है, इसमें हमने पढ़ा कि प्रकृति और प्रत्यय का एक दूसरे से योग रहता है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ते हैं। और इसके अंदर जो वर्गीकरण आता है उसको भी हमने देखा, अश्लिष्ट यानी कि यह प्रत्यय प्रधान भाषा है, जिसका उदाहरण तुर्की है। और इसके अंदर 4 वर्गीकरण जो हमने ऊपर देखा, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक, पूर्वांत योगात्मक। और इसके उदाहरण है पूर्व योगात्मक काफिर जुलू, मध्य योगात्मक संथाली, अंत योगात्मक कन्नड़ और पूर्वांत योगात्मक मफोर। आगे है श्लिष्ट भाषा, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं, यानी एक दूसरे से इतना ज्यादा मिले होते हैं कि दोनों को अलग कर पाना या पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर भी 2 वर्गीकरण है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी इसलिए क्योंकि इसमें प्रकृति और प्रत्यय जो बीच में घुले मिले होते हैं, इसलिए इसका नाम अंतर्मुखी है। बहिर्मुखी प्रत्यय जो है वो प्रकृति के अंत में लगा रहता है, इसलिए इसका नाम बहिर्मुखी है। इसके अंदर भी 2 वर्गीकरण है। अंतर्मुखी संयोगात्मक में आपका अरबी भाषा आता है, और अंतर्मुखी वियोगात्मक में हिब्रू भाषा आता है। संयोगात्मक का अर्थ है कि इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता है, मतलब आपस में ही ये कहीं बीच में ही घुले मिले होते हैं। वियोगात्मक में अलग से प्रत्यय थोड़ा सा दिखता है, इसका उदाहरण हिब्रू है। बहिर्मुखी का वर्गीकरण है संयोगात्मक। बहिर्मुखी संयोगात्मक में हमारा संस्कृत भाषा आता है, और वियोगात्मक में हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला आता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि हिंदी जो हमारा है वो बहिर्मुखी वियोगात्मक भाषा है। और आगे है प्रश्लिष्ट, तो यह समास प्रधान भाषा है। और पूर्ण प्रश्लिष्ट, यह पूर्ण समास प्रधान भाषा है, जिसका उदाहरण चेरोफी भाषा है। और आंशिक प्रश्लिष्ट, यह अंशतः समास प्रधान भाषा है, इसका उदाहरण आप बास्क को ले सकते हैं। आगे देखेंगे पारिवारिक वर्गीकरण। तो पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। और पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है, और पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बना जाता है। इसलिए पारिवारिक वर्गीकरण को हम ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं, कुलात्मक भी बोलते हैं, वंशात्मक भी बोलते हैं, वंशानुक्रमिक भी बोलते हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि आकृति मूलक वर्गीकरण में आकृति, रचना तत्व, वाक्य रचना, पद रचना,
संरचना, उनका रूप, बनावट, इन सब चीजों का ध्यान रख वर्गीकरण किया जाता है। यहाँ पे पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व का ध्यान रख के ही वर्गीकरण किया जाता है। तो पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार जो वर्गीकरण में लिए जाते हैं वो है पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। इसको आपको याद रखना है। पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता, इनका ध्यान रखा जाता है पारिवारिक वर्गीकरण करते समय। आगे देखेंगे कि विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। तो विल्हेम फॉन हुम्बोल्ट हैं और भोलानाथ तिवारी हैं। इन्होंने इनकी संख्या 13 मानी है, विश्व की भाषा परिवारों की संख्या, और फ्रीडिश म्यूलर ने इनकी संख्या 100 मानी है। और निर्विवाद रूप से जो माना जाता है वो 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को स्थान दिया जाता है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो भौगोलिक क्षेत्र है यूरेशिया, अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड और अमेरिका भूखंड। तो यूरेशिया जो है वो यूरोप और एशिया को मिलाकर बना हुआ है, इसलिए यूरेशिया इसका नाम है। और यूरेशिया भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 10 भाषा परिवार आता है। पहला है भारोपीय भाषा परिवार, जिसमें भारत और यूरोप को मिलाकर आप भारोपीय देख सकते हैं, भारोपीय भाषा परिवार। दूसरा है द्रविड़ परिवार, तीसरा है काकेसी परिवार, चौथा है बुरुसस्की परिवार, पांचवा है उराल अल्ताई परिवार, छठा है चीनी परिवार, सातवां है जापानी कोरियाई परिवार, आठवां है अत्युत्तरी हाइपसबोरी परिवार, नौवां में है बास्क परिवार और 10वां है सामी हामी परिवार। आगे है अफ्रीका भूखंड भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 3 भाषा आती है, 3 भाषा परिवार आते हैं, सुदानी परिवार, बंतु परिवार और होतेतोत बुसमैनी परिवार। प्रशांत महासागरीय भूखंड के अंतर्गत 4 भाषा आते हैं, 4 भाषा परिवार आते हैं, मलय पॉलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार और दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। और अमेरिका भूखंड के अंतर्गत अमेरिकी परिवार आता है। तो चलिए, आज हमने लगभग 5 पेज कवर किया है, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवार हमने देखे। आगे की वीडियो में हम भारोपीय परिवार से लेके आगे के टॉपिक कवर करेंगे, आगे का पेज। तब तक के लिए आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए और वीडियो का 1 से 2 बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको चीजें जो है वो थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर जितना आप रिवीजन करोगे, चीजों को रिलेट करके पढ़ोगे, चीजें धीरे धीरे आसान होती जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।